क्या हो अगर एक साधारण सा केरोसिन बेचने वाला लड़का पूरे शहर के सबसे खूंखार गैंगस्टर का अंत कर दे? क्या हो अगर वही लड़का हजारों गुंडों के बीच घुसकर शहर के सबसे खतरनाक डॉन का सिर काट दे और उसे उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाए? लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक भोला भाला और हंसमुख लड़का इतना खूंखार कैसे बन गया? दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जबरदस्त एक्शन, ड्रामा और मास एंटरटेनर फिल्म के डी द डेविल की कहानी, जिसमें दोस्ती है, प्यार है, धोखा है, खून खराबा है और ऐसे ट्विस्ट्स हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का हर सीन अगले सीन से जुड़ा हुआ है और क्लाइमेक्स में जो खुलासा होता है वो पूरी कहानी को उल्टा करके रख देता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि डी द डेविल की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत साल 1975 से होती है। एक पुलिस कांस्टेबल अपने छोटे बेटे को खिलौने दिलाने के बाद परिवार के साथ ऑटो में बैठकर घर लौट रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर ऑटो को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि ऑटो सीधे गहरी खाई में जा गिरता है और उस कांस्टेबल समेत उसका पूरा परिवार मौके पर ही मारा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। उसी रात शहर के अलग अलग इलाकों में कई और लोगों की भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पूरा शहर डर और दहशत के साए में डूब जाता है। अगले सीन में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर सीधे मिस्टर सौरप्पा के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी बेटी की शादी का समारोह चल रहा होता है। वहां पहुंचते ही पुलिस सभी मेहमानों को तुरंत बाहर निकलने का आदेश देती है। दरअसल जिन लोगों की हाल ही में हत्या हुई थी वे सभी सौरप्पा के बैचमेट्स थे और अब अगला निशाना खुद सौरप्पा थे। ये सुनते ही सौरप्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, क्या वो वापस आ गया है? इसके साथ ही स्क्रीन पर एक रहस्यमयी शख्स की झलक दिखाई जाती है जो बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहा था। लेकिन आखिर वह कौन था और इतने सालों बाद शहर में वापस क्यों लौटा था? इसी सवाल का जवाब देने के लिए सौरप्पा हमें अतीत की कहानी सुनाते हैं। फ्लैशबैक में हमारी मुलाकात होती है देवा से, जो पूरे शहर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। उसकी दहशत ऐसी थी कि उसके सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता, देवा उसे ऐसी दर्दनाक मौत देता कि बाकी लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने हिम्मत करके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अगले ही दिन देवा के गुंडों ने उसे बीच सड़क पर अपमानित कर दिया। उसके सिर के बाल मुंडवा दिए गए और गले में चप्पलों की माला डालकर पूरे शहर में घुमाया गया। पूरे पुलिस विभाग ने कई बार देवा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। शहर में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो देवा के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता था। वह था विपक्ष का नेता, लेकिन देवा ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक दिन उसने सरेआम उस नेता की कार को आग के हवाले कर दिया और सबके सामने चेतावनी दी, अगली बार मेरे रास्ते में आए तो कार नहीं तू जलेगा। उस दिन के बाद उस नेता ने भी देवा से टकराने की हिम्मत नहीं की। देवा की ताकत का असली कारण था उसका राजनीतिक संरक्षण। मुख्यमंत्री खुद उसके सिर पर हाथ रखे हुए थे। शहर में जब भी दंगे करवाने होते या कोई गंदा काम करवाना होता, देवा ही मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद आदमी साबित होता था। बदले में उसे पुलिस और कानून से पूरी सुरक्षा मिलती थी। देवा का एक बेहद वफादार और खतरनाक साथी भी था, जिसका नाम था कवि। वह इतना निर्दयी था कि देवा के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकता था। देवा के बढ़ते आतंक से शहर के लोग और पुलिस दोनों ही परेशान हो चुके थे। इसलिए इस बार पुलिस कमिश्नर देवा को खत्म करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सौरप्पा को सौंपते हैं। सौरप्पा एक गुप्त योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार जब देवा गांव में कबड्डी खेलने आता है तो विरोधी टीम में छिपाकर कुछ प्रशिक्षित शूटर भेजे जाते हैं, ताकि मौका मिलते ही उसका काम तमाम किया जा सके। लेकिन देवा खेल के दौरान ही उनकी साजिश भांप लेता है। इसके बाद जो होता है वह किसी खूनी तूफान से कम नहीं था। देवा अकेले ही एक एक करके सभी हमलावरों को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में वह उनके लीडर का सिर धड़ से अलग करता है और उसे हाथ में लटकाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह कटा हुआ सिर सौरप्पा की टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर कहता है, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। इसका सिर तो मिल गया है, लेकिन इसकी बॉडी कहीं खो गई है। यह सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा जाता है। देवा का खौफ इस हद तक था कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की भी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा किरदार एंट्री मारता है जो आगे चलकर पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला था। उसका नाम था काली। काली एक बेहद सीधा साधा, भोला और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। वह गांव में केरोसिन ऑयल की छोटी सी दुकान चलाता था। इसके अलावा वह अखाड़े में पहलवानों को दूध सप्लाई करने का काम भी करता था। काली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह अपनी मजेदार बातों और हरकतों से लोगों को हंसाता रहता था। हालांकि गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन काली कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वह हमेशा सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आता था। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें और एक बड़ा भाई था, लेकिन घर में एक अजीब सी दूरी भी थी। उसका बड़ा भाई उससे बात तक नहीं करता था। दरअसल काली का भाई पेशे से एक स्कूल टीचर था।
उसने बचपन से ही काली को पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन काली का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा। इसी वजह से उसका भाई उससे नाराज रहने लगा और धीरे धीरे उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। जब भी उसे काली से कोई जरूरी बात करनी होती तो वह उसकी तरफ देखता तक नहीं था, मुंह दूसरी तरफ करके ही उसे डांट देता था। लेकिन काली के लिए उसका भाई किसी भगवान से कम नहीं था। वह उससे बेहद प्यार करता था, यहाँ तक कि उसे अपने भाई की डांट भी अच्छी लगती थी, क्योंकि उसी बहाने उसे कुछ पल उसके साथ बिताने का मौका मिल जाता था। अपने भाई के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए काली अक्सर एक मजेदार चाल चलता था। वह चुपके से उसके स्कूटर की हवा निकाल देता था ताकि उसका भाई मजबूरी में उसकी साइकिल पर बैठकर स्कूल जाए, और फिर पूरे रास्ते काली खुशी खुशी साइकिल चलाते हुए उसके साथ समय बिताता था। दूसरी तरफ शहर में हमारी मुलाकात होती है डेनी से, जो मुख्यमंत्री का साला था। डेनी की फैक्ट्री के बाहर कई दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे थे। उन्हें महीनों से सही वेतन नहीं मिला था और वे अपने हक की मांग कर रहे थे। लेकिन डेनी को अपने मजदूरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। जब उसे लगा कि प्रदर्शन ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसने बिना सोचे समझे मजदूरों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस के डंडों से कई मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। तभी वहां एंट्री होती है शहर के मौजूदा विधायक अनियप्पा की। अनियप्पा सीधे डेनी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, अगर 3 दिनों के अंदर इन मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तुम्हारी फैक्ट्री का एक एक पत्थर उखाड़ दूंगा। डेनी पहली बार किसी को अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए देख रहा था। इसी दौरान काली का बड़ा भाई भी अनियप्पा से मिलने आता है। वह उनका पुराना पारिवारिक मित्र था। वह अनियप्पा को बताता है कि उनके स्कूल की छत बरसात में बुरी तरह टपकती है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। इसलिए वह स्कूल की मरम्मत करवाने की गुजारिश करता है। अब कहानी में एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन लक्ष्मी की। लक्ष्मी काली की दुकान पर मिट्टी का तेल खरीदने आती है, लेकिन काली का दोस्त चालाकी करते हुए उसे नाप से कम तेल देने की कोशिश करता है। लक्ष्मी तुरंत उसकी चोरी पकड़ लेती है और दुकान पर ही हंगामा शुरू कर देती है। मामला बिगड़ता देख काली बीच में आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह लक्ष्मी से एक अजीब सी डील करता है, आज जो गलती हुई है उसकी भरपाई के लिए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लक्ष्मी ये सुनकर मुस्कुरा देती है और डील मान लेती है। लक्ष्मी अपनी माँ के साथ रहती थी, जिन्हें सुनने में थोड़ी परेशानी थी। वह खुद एक परफ्यूम फैक्ट्री में काम करती थी। शायद यही वजह थी कि उसके शरीर से हमेशा एक प्यारी और मनमोहक खुशबू आती रहती थी। अब डील के अनुसार लक्ष्मी काली से अपने घर के छोटे बड़े काम करवाने लगती है और बेचारा काली भी बिना कोई सवाल किए उसकी हर बात मानता जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ती है और यही नोकझोंक दोस्ती में बदलने लगती है। लक्ष्मी बेहद बेबाक और निडर लड़की थी। उसे गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। सामने चाहे कोई भी हो, वह सच बोलने से कभी नहीं डरती थी। इसी बीच हमें काली के बारे में एक और दिलचस्प बात पता चलती है। काली दिल से गैंगस्टर देवा को अपना हीरो मानता था। वह उसे अपना बॉस समझता था और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर गर्व महसूस करता था। एक दिन देवा अपनी पत्नी सत्यवती के साथ फिल्म देखने थिएटर जाता है। अपनी प्राइवेसी के लिए वह अपने सभी गुंडों और गनमैनों को बाहर ही रुकने का आदेश देता है। संयोग से उसी थिएटर में काली और लक्ष्मी भी फिल्म देखने आए होते हैं। लेकिन तभी अचानक हालात बदल जाते हैं। देवा के दुश्मन थिएटर के अंदर घुस आते हैं और उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। वे चालाकी से उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक देते हैं और फिर तलवारों से उस पर टूट पड़ते हैं। आंखों में मिर्च जाने की वजह से देवा को कुछ दिखाई नहीं देता। वह चाहकर भी पलटवार नहीं कर पाता और घायल होने लगता है। तभी काली की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ती है। वह दूर से ही सत्यवती को इशारा करता है कि पास रखी सोडा की बोतल उठाकर देवा के सिर पर फोड़ दे। पहले तो सत्यवती घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बिल्कुल वैसा ही करती है। जैसे ही बोतल टूटती है, उसका पानी देवा की आंखों में पड़ा मिर्च पाउडर साफ कर देता है और फिर देवा का असली राक्षसी रूप बाहर आता है। अब वह अकेला ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरा थिएटर चीखों से गूंज उठता है। देवा एक एक करके अपने सभी हमलावरों को मौत के घाट उतार देता है। पूरा थिएटर डर के मारे सन्न रह जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद काली खुद आगे बढ़कर देवा के खून से सने चेहरे को साफ करवाता है। यहीं हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ साल पहले काली का देवा की कार से एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त देवा ने न सिर्फ उसे अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए अपना खून भी दिया था। यही वजह थी कि काली उसे अपना भगवान और अपना बॉस मानता था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही इंसान आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। अगले सीन में काली लक्ष्मी को उसकी फैक्ट्री से चुपके चुपके परफ्यूम चुराकर लगाते हुए देख लेता है। जैसे ही लक्ष्मी बाहर निकलती है, काली उसका रास्ता रोक लेता है और मजाक मजाक में उसकी चोरी पकड़ लेता है।
काली उसे डराते हुए कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह फैक्ट्री मालिक से इसकी शिकायत कर देगा। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। पहले जहां काली लक्ष्मी की हर बात मानता था, अब लक्ष्मी को उसकी शर्तें माननी पड़ रही थीं। अगले दिन काली के कहने पर लक्ष्मी साड़ी पहनकर आती है और अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाकर लाती है। यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे उनका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बिना रहना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन लक्ष्मी काली से कहती है कि अब उसे उसके घर आकर उसकी माँ से शादी की बात करनी चाहिए। काली उसकी बात मानकर उसके घर तो पहुंच जाता है, लेकिन शादी की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जब लक्ष्मी उससे इसकी वजह पूछती है तो काली बड़ी सादगी से जवाब देता है, पहले मैं और मेरा भाई मिलकर अपनी बड़ी बहन की शादी करेंगे, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगा, क्योंकि इस दुनिया में हमारी बहन का हमारे अलावा कोई नहीं है। काली की यह बात सुनकर लक्ष्मी के दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। इसी बीच एक दिन अचानक गांव के अखाड़े में गैंगस्टर देवा की एंट्री होती है। अपने बॉस को देखकर काली खुशी से दौड़ पड़ता है और उसके बैठने के लिए कुर्सी लगाता है। अखाड़े के लोग देवा की ताकत के किस्से सुन चुके थे, इसलिए वे उससे अनुरोध करते हैं कि वह उनके सबसे ताकतवर पहलवान के साथ कुश्ती लड़कर दिखाए। देवा मैदान में उतरता है और कुछ ही सेकंडों में उस पहलवान को जमीन पर पटक देता है। पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठता है, लेकिन तभी काली मासूमियत से एक ऐसी बात कह देता है जो आगे चलकर पूरे शहर की तस्वीर बदलने वाली थी। वह कहता है, बॉस, आपने जो दांव लगाया है वो तकनीकी तौर पर गलत था। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। देवा भी काली की तरफ घूर कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुम सही दांव लगाकर मुझे गिराकर दिखाओ। काली पहले तो झिझकता है, लेकिन लोगों के कहने पर अखाड़े में उतर जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। काली अपने खास दांव का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते देवा को पीठ के बल जमीन पर गिरा देता है। पूरा अखाड़ा सन्न रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने देवा को हराना तो दूर, उसे चुनौती देने की भी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन काली इस जीत को बहुत सामान्य तरीके से लेता है। उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था, मगर शहर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी घटना बन जाती है। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि एक साधारण केरोसिन बेचने वाले लड़के ने देवा को कुश्ती में हरा दिया। धीरे धीरे लोगों के दिलों से देवा का खौफ कम होने लगता है। उधर जब देवा चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचता है तो मुख्यमंत्री भी उसी बात का ताना मारते हैं। वह हंसते हुए कहते हैं, जिस आदमी को गाँव का एक लड़का मिट्टी चटा दे उसे जनता नेता क्यों चुनेगी। ये बात देवा के दिल पर तीर की तरह लगती है। वह बाहर से भले ही शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो चुका था। उसी दौरान इंस्पेक्टर सौरप्पा काली को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वह काली की ताकत और बहादुरी देखकर उसे एक खतरनाक ऑफर देते हैं। सौरप्पा चाहते थे कि काली पुलिस की मदद करे और देवा को खत्म कर दे, लेकिन काली तो देवा को अपना आदर्श मानता था, इसलिए वह इस प्रस्ताव को मजाक समझकर हंस देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ देवा किसी तरह चुनाव का टिकट हासिल कर लेता है। इसके बाद वह सीधे विधायक अनियप्पा के घर पहुंचता है। उसके साथ नोटों से भरी कई बोरियां होती हैं। देवा पैसों का ढेर अनियप्पा के सामने रखते हुए कहता है, इस बार चुनाव मत लड़ो, ये पैसा रखो और रास्ते से हट जाओ। लेकिन अनियप्पा उन नेताओं में से नहीं था जो पैसों के आगे झुक जाएं। वह देवा की आंखों में आंखें डालकर देखता है, अगले ही पल उन नोटों के ढेर में आग लगा देता है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। उसी समय वहां काली का बड़ा भाई भी मौजूद होता है। वह भी देवा को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है, एमएलए की कुर्सी तुम्हारे जैसे खूनी गुंडे के लिए नहीं बनी। नेता बनने के लिए लोगों का सम्मान चाहिए, डर नहीं। यह सुनकर देवा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था। एक तरफ काली का भाई पूरी ईमानदारी से अपने दोस्त अनियप्पा के लिए प्रचार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ काली बिना किसी स्वार्थ के देवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी के लिए वह इतनी वफादारी दिखा रहा है वही उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। इसी बीच देवा का सबसे खतरनाक साथी कवि काली को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। वह काली को धोखे से अपने अड्डे पर बुलाता है और कहता है कि वहां रखे अखबारों के ढेर को मिट्टी का तेल डालकर जला दे। कवि बताता है कि इन अखबारों ने देवा के खिलाफ खबरें छापी हैं। अपने बॉस की इज्जत बचाने के लिए काली बिना कुछ सोचे तेल छिड़क देता है और आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही आग भड़कती है, अंदर से किसी इंसान की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। काली घबराकर ढेर के पास जाता है और जो नजारा वह देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस अखबार के ढेर के अंदर उसी अखबार का एडिटर जिंदा बंद किया गया था। वह आग में तड़प तड़प कर जल रहा था। काली चीखते हुए कवि से कहता है, उसे बाहर निकालो, वो जिंदा जल रहा है। लेकिन कवि सिर्फ हंसता है और वहां से चला जाता है। पहली बार काली अपनी आंखों के सामने इंसानियत को इस तरह मरते हुए देखता है और यहीं से उसके मन में देवा और उसके लोगों के लिए नफरत का पहला बीज पड़ जाता है। काली अभी भी उस दर्दनाक घटना को भूल नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसी एडिटर का जलता हुआ चेहरा घूम रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि जिन लोगों को वह अपना आदर्श मानता है वे असल में कितने बेरहम और निर्दयी हैं। लेकिन उसके जीवन में आने वाला सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। एक दिन लक्ष्मी बाजार से गुजर रही होती है, तभी सामने से कवि अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। कवि की नजर
जैसे ही लक्ष्मी पर पड़ती है वह बदतमीजी पर उतर आता है। वह सबके सामने लक्ष्मी को परेशान करने लगता है। जब लक्ष्मी उसका विरोध करती है तो वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और जमीन पर धक्का दे देता है। सरेआम हुई इस बेइज्जती से लक्ष्मी का दिल टूट जाता है। रोती हुई लक्ष्मी सीधे काली के पास पहुंचती है और उसे पूरी घटना बताती है। वह उम्मीद करती है कि काली उसके सम्मान के लिए खड़ा होगा और कवि को सबक सिखाएगा, लेकिन काली दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ देवा और उसके लोगों का खौफ। वह लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। काली की यह बात सुनकर लक्ष्मी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान को वह अपना सहारा समझती थी, आज वही डरकर पीछे हट रहा था। अब लक्ष्मी फैसला करती है कि अगर कोई उसका साथ नहीं देगा तो वह खुद अपने लिए लड़ेगी। गुस्से और स्वाभिमान से भरी लक्ष्मी सीधे कवि के अड्डे पर पहुंच जाती है। वह सबके सामने कवि को खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। कवि अपने गुंडों के सामने लक्ष्मी का अपमान करता है। वह उसे मारता है, धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और फिर सारी हदें पार करते हुए उसके बाल पकड़ लेता है। इसके बाद वह सबके सामने उसकी चोटी काट देता है। उस दौर में किसी महिला की चोटी काटना उसके सम्मान को कुचल देने के बराबर माना जाता था। अपमान से टूटी हुई लक्ष्मी रोते हुए अपने घर लौट आती है। कुछ समय बाद जब काली उससे मिलने पहुंचता है तो वह उसकी हालत देखकर सन्न रह जाता है। जिस लड़की के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, आज उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और अपमान था। लक्ष्मी को उस हालत में देखकर काली की आंखें भर आती हैं। उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अब धीरे धीरे ज्वालामुखी बन चुका था। बिना एक शब्द बोले वह लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है और सीधे देवा की हवेली की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह हवेली पहुंचता है, देवा के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार काली रुकने वाला नहीं था। वह एक एक करके सभी गुंडों को धक्का देते हुए सीधे देवा के सामने पहुंच जाता है। देवा उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ था। काली बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हारे लोगों ने मेरी लक्ष्मी के साथ जो किया है वह बिल्कुल गलत है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। मुख्यमंत्री भी हैरान रह जाते हैं कि एक साधारण लड़का देवा से इस तरह सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अपनी बेइज्जती होते देख मुख्यमंत्री वहां से उठकर चले जाते हैं और यही बात देवा के अहंकार पर सबसे बड़ा वार करती है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह काली के करीब आता है और बेहद खतरनाक लहजे में कहता है, अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही काली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल पहले जो लड़का गुस्से में आग बन चुका था, अब वही अपने परिवार की जान के लिए डरने लगता है। वह देवा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन देवा का दिल नहीं पिघलता। उल्टा वह उसे और ज्यादा अपमानित करता है। अब मजबूर होकर काली देवा की पत्नी सत्यवती के पास जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वह उसकी मदद कर दे, लेकिन सत्यवती भी उसकी कोई सहायता नहीं करती। उसे धक्के देकर वहां से निकलवा दिया जाता है। दूर खड़ी लक्ष्मी यह सब देख रही होती है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वह सोचने लगती है कि उसकी वजह से आज काली और उसका परिवार मौत के मुंह में पहुंच गया है। अब चारों तरफ से निराश हो चुके काली और लक्ष्मी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर इंस्पेक्टर सौरप्पा के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। सौरप्पा दुखी होकर कहते हैं, काली, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। अगर उस वक्त तुम देवा को खत्म कर देते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसके बाद वह एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर देवा को जरा सा भी शक हुआ कि पुलिस उनकी मदद कर रही है तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक शुभ चिंतक के रूप में सौरप्पा काली को सलाह देते हैं, अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यह शहर छोड़ दो। ये सुनते ही काली घर की तरफ भागता है। वह अपने भाई और बहनों को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वह झूठ बोलता है कि उनके अंकल की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें तुरंत गांव जाना होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे घर से निकलने की तैयारी करते हैं, तभी वही अंकल उनके घर पहुंच जाते हैं। अब काली का झूठ भी पकड़ा जाता है और शहर छोड़ने की योजना भी खत्म हो जाती है। काली समझ चुका था कि अब मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। उसके पास अपने परिवार को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था और यहीं से शुरू होता है उस साधारण काली का अंत और एक खूंखार योद्धा के जन्म की कहानी। अब काली पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अकेला इतने बड़े गैंगस्टर से अपने परिवार की रक्षा कैसे करेगा। तभी घर के अंदर उसका बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक समझा रहा होता है। वह बता रहा था कि जब अधर्म और अन्याय अपनी हदें पार कर जाएं, तब अपने परिवार और अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। भाई के मुंह से निकले ये शब्द सीधे काली के दिल में उतर जाते हैं। जिस लड़के के मन में अब तक सिर्फ डर था, उसके अंदर अचानक एक नई हिम्मत जन्म लेने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की आग दिखाई देती है। उसी समय अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। काली का भाई तुरंत खतरे को भांप जाता है। वह घर में रखी पुरानी तलवार उठाकर मेन गेट की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल काली हवा में उस तलवार को पकड़ लेता है। जब वह तलवार लेकर घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि कवि अपने दर्जनों गुंडों के साथ वहां पहुंच चुका है। लेकिन इस बार सामने खड़ा इंसान पहले वाला भोला भाला काली नहीं था। यह एक ऐसा काली था जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कवि के गुंडे जैसे ही हमला करते हैं, काली भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है खून
खून, चीखों और तलवारों का ऐसा तांडव जिसे देखकर हर कोई कांप उठे। काली एक एक करके सभी गुंडों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। जो भी उसके सामने आता वह कुछ ही सेकंड में जमीन पर तड़पता हुआ नजर आता। कुछ ही देर में पूरा इलाका लाशों से भर जाता है। घर के अंदर मौजूद उसकी बहनें और भाई जब बाहर निकलते हैं तो यह खौफनाक मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी हुई थीं और उन लाशों के बीच खड़ा था खून से लथपथ काली। उसी वक्त काली घायल पड़े कवि की तरफ बढ़ता है। कवि जमीन पर तड़प रहा होता है। काली उसकी आंखों में देखता है और बिना किसी दया के एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। कवि के शरीर से निकला खून सीधे काली के बड़े भाई पर जाकर गिरता है, लेकिन इस बार उसके भाई की आंखों में डर नहीं था बल्कि गर्व था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसका छोटा भाई उतना कमजोर नहीं था जितना वह हमेशा समझता आया था। वह आगे बढ़कर काली के कंधे पर हाथ रखता है और पहली बार उससे प्यार से बात करता है। यह पल काली के लिए किसी सपने से कम नहीं था। जिस भाई की एक तारीफ सुनने के लिए वह बचपन से तरस रहा था, आज वही भाई उस पर गर्व कर रहा था। इसके बाद दोनों सीधे देवा के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर काली का भाई देवा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब तेरा अंत तय है, क्योंकि मेरा भाई काली अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देवा भी समझ चुका था कि अब यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इसके बाद शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट। देवा अपनी पूरी ताकत से काली पर हमला करता है। दोनों के बीच तलवारों और हथियारों से भयंकर मुकाबला होता है। एक तरफ वर्षों से आतंक का दूसरा नाम बना देवा था और दूसरी तरफ अपने परिवार की रक्षा के लिए मौत से लड़ने को तैयार काली। लड़ाई के दौरान काली कई बार घायल होता है, लेकिन उसका हौसला टूटता नहीं। उधर उसका भाई उसे देखकर सिर्फ एक बात कहता है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, देवा को खत्म करके ही घर वापस आना। यह सुनते ही काली के अंदर जैसे नई ताकत आ जाती है। इसके बाद कहानी सीधे उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। इंस्पेक्टर सौरप्पा अपने टेबल पर बैठे होते हैं। तभी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुलता है। अंदर कदम रखता है काली, लेकिन इस बार उसके हाथ में दूध का डिब्बा नहीं था बल्कि शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर देवा का कटा हुआ सिर था। पूरा थाना सन्न रह जाता है। काली बिना किसी डर के आगे बढ़ता है और वह सिर सौरप्पा की टेबल पर रख देता है। फिर बेहद शांत आवाज में खुद का परिचय देता है। उस पल वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी समझ जाता है कि शहर का सबसे बड़ा आतंक खत्म हो चुका है। कुछ ही समय में यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हर कोई हैरान था कि एक साधारण केरोसिन बेचने वाले लड़के ने उस आदमी को मार गिराया जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर देवा की पत्नी सत्यवती पहुंचती है। वह रोते हुए काली के सामने हाथ जोड़ देती है। एक भिखारी की तरह वह अपने पति के कटे हुए सिर की भीख मांगती है। पहले तो काली साफ इनकार कर देता है, लेकिन इंस्पेक्टर सौरप्पा के बहुत समझाने के बाद वह मान जाता है। वह देवा का सिर सत्यवती को सौंप देता है। सत्यवती उसे लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाती है। रोते रोते वह अपना मंगलसूत्र उतार देती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की सारी उम्मीदें उसी चिता की आग में जल चुकी हों। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। काली का बड़ा भाई आगे बढ़ता है। वह जमीन पर पड़ा वही मंगलसूत्र उठाता है और उसे दोबारा सत्यवती के गले में पहना देता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और यहीं खुलता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल सत्यवती कभी काली के भाई की प्रेमिका हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि काली के भाई ने अपने सीने पर सत्यवती के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। यानी कहानी जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अब देवा मर चुका था, लेकिन उसके साथ कहानी खत्म नहीं हुई थी। सत्यवती अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में हमें अगले भाग की कुछ रहस्यमयी झलकियां दिखाई जाती हैं। एक ट्रेन में कुछ गुंडे राम भक्तों पर अत्याचार कर रहे होते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। उसका नाम था भैरवा और उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है काली का एक बिल्कुल नया और भी ज्यादा खतरनाक रूप। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। क्या सत्यवती सच में काली से बदला ले पाएगी? शुरुआत में सौरप्पा के बैचमेट्स को मारने वाला रहस्यमयी व्यक्ति कौन था और काली के भाई तथा सत्यवती के अतीत का असली सच क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हमें फिल्म के अगले भाग में ही मिलेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ।